हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों कॉन्सेप्ट टॉक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। देखिए, आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना होगा पिछले, मैं बोलूं, एक साल में तो बहुत ज्यादा ही ये नाम जो है सुनने को मिला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो व्हाट एग्जैक्टली इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज उस पर बात करेंगे। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो एम है वो ये है कि मैं कोई जो है टफ टॉपिक को आपके सामने सिंप्लीफाई करके बहुत ही कम टाइम में आपको समझा दूं, ठीक है। क्योंकि सीयूईटी में आपको बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, कुछ कुछ चीजें इससे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं छोटा रखूंगा और ऐसा रखूंगा कि आपको चीजें एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे तरीके से, टर्स वे में। टर्स समझते हो? टर्स ससिंक्ट, दो वर्ड भी बता दे रहा हूं, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बातें कहना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। फोटो को आप देखेंगे ना जब ध्यान से, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इस्लाम, ये बराबर बांटा गया है ना, देख रहे हो इस चीज को। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? सबसे पहली चीज की है क्या, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, इट इज अ कॉमन सेट ऑफ लॉज फॉर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस अफिलिएशन। कहने का मतलब, देखिए, दो तरह के लॉज होते हैं। एक होते हैं जिसको हम सिविल लॉज बोलते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉज होते हैं। क्रिमिनल लॉज क्या है? आप समझ रहे हो, जो भी एक्टिविटी जो किसी को इंज्योर कर रहा है फिजिकली, या कोई ऐसी चीजें जो कि एक तरह से, ये डेफिनेशन तो ये दिया जाता है कि स्टेट के अगेंस्ट कोई काम हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं हम क्रिमिनल लॉज। जैसे आप किसी का मर्डर कर दो, ठीक है, आप किसी को जो है इंज्योर कर दो, या आप ड्रग्स वगैरह बेच रहे हो, ये सब इंजूरियस चीजें हैं, तो ये आ जाता है किसके अंदर? ये क्रिमिनल लॉज के अंदर आता है। ऑल ओवर इंडिया क्रिमिनल लॉ एक ही है जो सबके लिए एक ही लागू होता है। अगर कोई मुस्लिम चोरी करेगा तो उसके ऊपर भी उतनी ही पेनल्टी होगी या उतनी ही दिनों की सजा होगी जितनी कि अगर कोई हिंदू करे या कोई क्रिश्चियन करे या कोई सिख करे। तो क्रिमिनल लॉज एक ही है सबके लिए, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉज तो हो गए ये अलग, ठीक। अब हम बात करेंगे सिविल लॉज के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल लॉज जो है ना, सिविल जो लॉज है वो अलग अलग है। हिंदूज के लिए कुछ अलग है, चूंकि देखिए रिलीजियस जो है ना, इनका जो हिंदुइज्म है वो रिलीजन थोड़ा अलग है, इसके टेनेट कुछ अलग है। सिमिलरली मुस्लिम जो होते हैं, इस्लाम जो है वो अलग धर्म है, उसके जो टेनेट्स है वो अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जैसे इस्लाम में 4 शादी जो है अलाउड है उसमें, ठीक है, और हिंदुइज्म में एक ही शादी अलाउड है। तो ये सारी चीजें जो है ना, मेनली 5-6 चीजें पड़ती हैं। जैसे मैरिज, शादी का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे किया जाएगा, ये डिवोर्स कैसे होगी, जैसे आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले ट्रिपल तलाक का जो मामला था, बहुत गर्म था। तो ये सारी चीजें जो है ना, डिवोर्स हो गया कि डिवोर्स देने की प्रोसीजर क्या होगी। फिर मेंटेनेंस के लिए किसको कितना मेंटेनेंस मिलेगा। जैसे बहुत बाद में ये तो हुआ है कि अब जो है औरतों को भी इक्वल राइट मिलता है। जैसे फादर की प्रॉपर्टी है, एक बेटा एक बेटी है, तो दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, और मुस्लिम्स में अभी भी ये नहीं होता है क्योंकि उनकी जो रिलीजियस मान्यता है वो कुछ अलग है। तो रिलीजन की वजह से, रिलीजियस अफिलिएशन की वजह से जो सिविल लॉज हैं, सिविल लॉज में क्या क्या है? मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 5-6 चीजें आती हैं। ये अलग अलग हैं सबके लिए, ठीक है। मतलब हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, और हिंदू के अंदर और भी चीजें जोड़ दी जाती है, सिख को भी जोड़ा जाता है, ठीक है, बौद्ध को भी, जैन को भी जोड़ा जाता है। तो इसलिए ये जो सिविल लॉज है वो अलग अलग है। क्रिमिनल लॉ तो एक हो गया, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब जो है ना, आईपीसी के हिसाब से आपको, सीआरपीसी के हिसाब से आपको जो है सजा मिलती है। लेकिन ये जो लॉज है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो अलग है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट अलग है, तो ये सारी जो ये लॉज जो है वो अलग अलग है। इसी को, चूंकि क्रिमिनल लॉ एक है, तो यही मानना है कि ये भी जो लॉ है, सिविल लॉ जो है, वो ऑल ओवर कंट्री एक ही होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन और कास्ट। कोई किसी भी रिलीजन का हो, एक ही सिविल लॉ उनके ऊपर भी अप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब अगर डिवोर्स मैं 90 दिन में दे पा रहा हूं, तो आपके लिए भी आपका भी 90 डेज का ही पीरियड होना चाहिए, ये नहीं कि आप 1 महीने में दे दूं, ठीक है, क्योंकि अभी अलग अलग है। तो यही, इसीलिए यही एम किया जा रहा है, और इसी के लिए जो सेट ऑफ लॉज बनाए जाएंगे उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म मतलब बराबर, वो कपड़ा पहनने वाला यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म मतलब बराबर। तो यूनिफॉर्म उसका भी मतलब एक्चुअली वही होता है, सारे बच्चों को एक दिखाने के लिए वो यूनिफॉर्म दी जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इट इज अ कॉमन सेट ऑफ लॉज, सबके लिए बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। देखिए फायदा क्या है इससे, फायदा एक तो ये है कि जितनी भी चीजें हैं, एक तो बहुत ज्यादा बल्कि हो चुका है, लॉज इतने सारे अलग अलग हैं,
तो वो एक जगह कंपाइल हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ऑल ओवर इंडिया एक तरह से वो जो इंटेग्रिटी की बात होती है वो ज्यादा जो है हम देख पाएंगे जो है आराम से, और जो कोर्ट्स के लिए भी है वो काम थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब जैसे देखिए, अब जो इस्लाम मतलब मुसलमान लोग होंगे या जो क्रिश्चियन होंगे, जो हिंदू होंगे या जो आपको सिख हैं, सब के सब तो बोलेंगे ना ये चीज कि आप हमारे रिलीजियस अफेयर में जो है दखल दे रहे हो। तो ये एक चैलेंज है। तो वे फॉरवर्ड में तो मैं यही बोलूंगा कि सबको मिला के एक ड्राफ्ट आना चाहिए और उसके बाद उसको देना चाहिए कि जो जितने लोग हैं वो उसको अमेंड कर सके, कि आपके सजेशंस होंगे उसके बाद वो जो है फाइनलाइज होगा। और मतलब कि मोस्टली यही प्रोसीजर अपनाया भी जाएगा। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लें तो याद रखना है, ये जरूरी है कि आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये शायद ही पूछा जाए। ये जरूर पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, आर्टिकल डीपीएसपी पार्ट 4, ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है। और आर्टिकल 44 क्या कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन्स। सीधी सी बात, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, बस इतना याद रखेंगे। एक समझाने के लिए आपको एक चीज बता दूं, एक बहुत फेमस केस है जिसको हम शाहबानो केस कहते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, या नहीं भी सुना तो सुन लो। 1985 में एक केस हुआ था शाहबानो केस, जो कि अभी भी बहुत रेलेवेंट, अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, ठीक है। सायरा बानो केस में भी वो आया था। 73 साल की ये लेडी थी शाहबानो। इनको इनके हस्बैंड ने, क्या होता है कि एक जो है तलाक का एक प्रोसीजर है, तलाकी बिद्दत जिसको इस्लाम में कहते हैं। 3 बार आप तलाक बोलो, तलाक तलाक तलाक, तो डिवोर्स हो जाता है। इनके हस्बैंड ने इनको तलाक 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 बोल के इनको डिवोर्स दे दिया और साथ में मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। इन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये जो है, ये हाई कोर्ट ने इनके फेवर में रूलिंग दे दी। हाई कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में रूलिंग दी कि इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इसके अपील में इसके हस्बैंड ने अपील किया, कहा, सुप्रीम कोर्ट में, बोला कि मैंने अपनी जितनी भी ऑब्लिगेशन है इस्लामिक लॉ के अंतर्गत वो मैंने पूरा किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के ही फेवर में डिसीजन दिया था, ठीक है। 1985 में बोला था कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स का प्रोविजन है सेक्शन 125, उसके अंतर्गत उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा ही बुरा था, क्योंकि सरकार ने, दी देन कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को ओवरटर्न करने के लिए एक लॉ पास कर दिया, ठीक है। और वो लॉ किस चीज के बारे में था, वो लॉ था द मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन और डिवोर्स एक्ट, ठीक है। ये 1986 में, जिसके कारण इनका जो मेंटेनेंस था वो इनवैलिड हो गया था। अब जाके 2019 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास की कि तलाक की बिद्दत, जो ट्रिपल तलाक होता है, आप तलाक लीजिए, इस्लाम में भी जो तलाक का प्रोविजन है उस तरह से आप तलाक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पीरियड होता है ना, इद्दत पीरियड जिसको कहते हैं, कि उसको मान के, ये नहीं कि आप तलाक 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 बोले और आपको तलाक मिल जाए। तो अगर आप अब जो है ट्रिपल तलाक लेते हैं तो आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, और इसी कारण से आप सोचिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ रही है कि सबको एक बराबर जो है, एक बराबर लॉ उनके ऊपर होना चाहिए सिविल मैटर्स में भी। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू, एंड आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए रेलेवेंट होगा। आर्टिकल 44 को अच्छे से याद रखेंगे, शाहबानो केस याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स है वो आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के 2.0 ऐप पे देख सकते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए तो 9015781999 पे आप कॉल कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ में मॉड्यूलेशन CUET 2024 करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहां अपडेट्स हम लगातार देते रहते हैं। थोड़ा सा वीडियो को भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।